हेलो मेरे प्यारे रसगुल्ले, कैसे हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत लाजवाब तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज से आपके जो दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, 24 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हुए हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले? 24 दिन बचे हुए हैं। इसी 24 दिन में क्या मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसी 24 दिन में आप लोगों को क्या करना है? जम कर पढ़ाई करना है, दिन रात एक करना है, टूट पड़ना है, रात रात दिन कर देना है, रात दिन कर देना है मेरे प्यारे स्कूलों, रात दिन कर देना है। आप लोगों को रात दिन कर देना है। अच्छे से आपको क्या अच्छे से आपको पढ़ना है। इतना पढ़ लीजिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, इतना पढ़ लीजिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, कि मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपके जो नंबर हैं, आपके नंबर जो हैं, ये जो मैट्रिक आपकी परीक्षा है, इस परीक्षा में जो आपके अंक आने वाले हैं, आपका जो रिजल्ट आने वाला हो, वो ऐसा रिजल्ट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा रिजल्ट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कि जो कोई आपसे पूछे, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपके कोई फ्रेंड हो, या चाहे आपका कोई गांव का हो, आपसे जब आपका कोई नंबर पूछे, परसेंटेज पूछे, तो आप बता दें कि हमारे 90+ आए हुए हैं, 95+ आए हुए हैं, 87+ आए हुए हैं, इतने नंबर हमारे आए हुए हैं। तो आपकी जो खुशी होगी मेरे प्यारे रसगुल्लों, उस खुशी का कोई उस खुशी का कोई मोल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि मेहनत इतनी क्या बोलते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो ये शायरी हमारे उन बच्चों के लिए है जो रात रात भर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हैं, चलते अपने देखते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं हम आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान प्यारे रसगुल्लों, सामाजिक विज्ञान ये ऐसी विज्ञान है जिसमें हर समाज की चीजों को क्या करता है, अच्छे से बताता है, और क्या करता है, हमें चाल चलन मतलब अच्छी सी क्या होती है, सीख प्रदान करता है। तो आप लोगों के बीच में जो चैप्टर आया हुआ है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये जो चैप्टर है, यूरोप का राष्ट्रवाद। क्या? राष्ट्रवाद। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों? राष्ट्रवाद। ठीक है, ये आपका चैप्टर जो है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये आपका भाग 2 है। कौन से भाग 2 है? भाग वन आपका जो है मेरे प्यारे रसगुल्लों, हम भाग 1 आपके बीच में डाल चुके हैं द आर एस के स्टडी पॉइंट चैनल पर, द आर एस के स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या है, कि बोलेगा ऐसा आएगा आप लोगों के बीच में बनकर, कि बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलेगा, कहेगा प्रश्न 1 होगा। ठीक है, ये आपका 5 से 7 नंबर में आता है। कहेगा कि निम्नलिखित पर क्या करना है, टिप्पणी करना है। किस पे टिप्पणी करना है? निम्नलिखित जो नीचे दी हुई है उस पे आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से टिप्पणी करना है। कैसे टिप्पणी करना है वो आपको बताते हैं। पहला पूछेगा कि जो सेपे मैथ्सनिक का, इस पे जो है क्या करना है, आप लोगों को इस पे क्या करना है, टिप्पणी करना है। ठीक है, इस पे क्या है, इस पे भी आप लोगों को क्या टिप्पणी करना है, इस पे आप लोगों को टिप्पणी करना है। और दूसरा पूछेगा खा, कहेगा कि काउंट फेमलो दे काउर के पे ऊपर टिप्पणी करना है। ठीक है, और गा पूछेगा कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर क्या करना है, उस पे भी अपने या हमें आप लोगों को क्या है, उस पे भी आप लोगों को टिप्पणी करना है। ठीक है, और क्रिक फर्ट संसद पे भी आप लोगों को क्या करना है, टिप्पणी करना है। ठीक है, और डा होगा राष्ट्रवादी, क्या मेरे पेरेंट्स बोलो, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं का भूमिका। ठीक है, इस पे भी आप लोगों को क्या करना है, टिप्पणी करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या ज्यू से पे मैथ देने का जो उत्तर है, ये हम लोग देखेंगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज्यू से पे मैथ्स पर टिप्पणी करते हैं। चलिए देखते हैं, टिप्पणी करते हैं। तो हमारा पहला जो हमारा पहला है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला है
कि पहला जो हमारा है का ज्यूसेppe मैत्सिनी, ये इस पे देखते हैं कि ज्यूसेppe मैत्सिनी इटली में राष्ट्रवाद का अग्रदूत था। क्या था? अग्रदूत था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। किसमें हुआ था? जेनेवा में हुआ था। ठीक है। अपनी किशोरावस्था में ही इनका, क्या मेरे प्यारे बच्चों, किशोरावस्था में ही इनका कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। ठीक है, सदस्य बन गया। उसके बाद मात्र 24 वर्ष में क्या हुआ? 24 वर्ष की आयु में लिंगुरिया में क्रांति का प्रयास करने के लिए देश से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, क्या हुआ? देश के बाहर भी निकाल दिया गया। इनसे 1831 ईस्वी में, क्या मेरे प्यारे बच्चों, 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में क्या हुआ? मार्सेई में यंग इटली सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी, और बर्न में, ठीक है, बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। ठीक है, पोपेलैंड फ्रांस, इटली और जर्मन के राज्यों में क्या हुआ? राज्यों में समान विचार रखने के लिए युवा इस संगठन से सदस्य थे। ठीक है, युवा क्या थे? इस संगठन के सदस्य थे। इटली के, क्या इटली के मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट, इटली के नवनिर्माण के मोत्सिनी, ठीक है, मोत्सिनी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, इसे इटली का एकता एवं युवा शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था। क्या था? इस पे जो है युवा शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं। आगे हमारा होता है, उसको क्या करते हैं, समझते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मोहसिनी एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ एक दूरदर्शी राजनेता, क्या राजनेता भी था। अतः उनसे जन संप्रभुता के सिद्धांत पर जोर दिया। इस पे क्या हुआ? जोर दिया। ड्यूटीज ऑफ मैन, क्या? ड्यूटीज ऑफ मैन नामक एक पुस्तक में इटली की जनता के समक्ष राष्ट्र प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया। ठीक है, और उनसे एकता, स्वतंत्रता, कल्याण, समानता तथा विश्वास के आधार पर इटली के एकीकरण को बल दिया। मोत्सिनी, क्या? मैथसिनी के शब्दों में पहले तुम मनुष्य हो। क्या? मैथसिनी के जो शब्दों में है, वो सबसे पहले क्या हो? तुम मनुष्य हो। ठीक है, उसके बाद किसी देश का नागरिक या अन्य कुछ। 1834 ईस्वी में मैथसिनी में यंग, ठीक है, मैथसिनी ने यंग यूरोप, क्या मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप, ठीक है, यूरोप की स्थापना की, क्योंकि उसका विश्वास था कि खंडित, क्या मेरे प्यारे बच्चे, खंडित राष्ट्रों के एकीकरण के बाद ही प्रत्येक राष्ट्र में मानवता, ठीक है, का विकास संभव होगा। मोत्सिनी के गणतंत्रवादी विचारों में इटली के नवनिर्माण के क्या हुआ? मार्ग का प्रशस्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या हुआ? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है कि आगे हमारा है, ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे हमारा है कि मेटरनिक ने उसके विषय में कहा था कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। कौन है दुश्मन मेरे प्यारे बच्चों? आपको हमने बताया कि मैथसिनी, ठीक है, मैथसिनी मेटरनिक के विषय में कहा था कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था से सबसे खतरनाक, क्या है, दुश्मन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक मिनट, क्या आगे देखते हैं? अरे एक मिनट, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे थे। चलिए देखते हैं यहाँ क्या, काउंट कैमिलो दे कावुर, ठीक है, इस पे भी हम लोग क्या करेंगे? टिप्पणी करेंगे। क्या करेंगे? टिप्पणी करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे? टिप्पणी करेंगे। चलिए देखते हैं। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन, क्या मेरे प्यारे बच्चों, करने वाले आंदोलन
वाले आंदोलन का नेतृत्वकर्ता काउंट फेमिलो दे काउर इटली का प्रमुख प्रमुख मंत्री था। ठीक है, वैचारिक रूप से वह ना तो क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में उसकी आस्था थी। क्या इत, इता इतालवी अभिजात्य वर्ग के, क्या मेरे प्यारे बच्चों दिख नहीं रहा, वर्ग दिखा देते हैं, वर्ग के अनेक आर्थिक रूप से क्या हुआ संपन्न संपन्न और क्या हुआ शिक्षित शिक्षित सदस्यों को भांति वह इटालवी इटालवी भाषा को कहीं अच्छी तरह फ्रेंच बोलता था। ठीक है, इटली के राज्य विक्टर इमोन क्या इमेनुएल ने काउर को 1862 ईस्वी 1852 ईस्वी में क्या सार्डेनिया, ठीक है, पेडामांट पेडमांट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, वह एक महान देशभक्त विचारक और पत्रकार था। अतः इटली की समस्या को राज्य क्या को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देकर यूरोपीय देशों का संबंध क्या समर्थन प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद है को उसके बाद है देखते हैं, उसके बाद हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद है को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देकर क्या अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देकर यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। कावूर यह जानता था कि इटली का एकीकरण इसी इसी राज्य के नेतृत्व से संभव हो सकता है। अतः उसने इसको आंतरिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया। ठीक है, उसने आर्थिक उन्नति के लिए व्यापार, गणतज्य, कारखानों, रेलों, सड़कों और नहरों का क्या हुआ विस्तार किया। ठीक है, कावूर ने चर्च की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया, साथ साथ ही शिक्षा के विकास, कृषि के उन्नति तथा सेना में सुधार के द्वारा पीडमार्ट को एक आधुनिक राज्य बना दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था। ठीक है, अतः काउर ने अपनी कूटनीतिक चालों के द्वारा इटली की समस्या पर यूरोपीय देशों का, ठीक है, देशों का आगे देखते हैं, यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। उसके प्रयास के कारण ही लोम्बार्डी लोम्बार्डी, ठीक है, मडेना माडेना पार्मा क्या पार्मा टस्कनी टस्कनी, ठीक है, टस्कनी आदि राज्यों में स्वतंत्र होते गए और सार्डिनिया में मिल गए। ठीक है, 6 जून 1861 ईस्वी को कावूर की मृत्यु हो गई, लेकिन वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सफल रहा, क्योंकि 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली की पार्लियामेंट में विक्टर इमेनुएल, ठीक है, को इटली का साम्राज्य घोषित किया। ठीक है, उसके बाद कावूर के प्रयासों का परिणाम स्वरूप इटली का एकीकरण संभव हुआ था। सर्डेनिया पिडमार्ट सन 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई सेना को पराजित करने का सफल हुआ। ठीक है, तो हमारा खा भी हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गा देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो गा है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। गा हमारा क्या है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। क्या यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब, कैसे और क्यों हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टिप्पणी करते हैं। तो देखते हैं कि उदारवाद, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, उदारवाद और राष्ट्रवाद के विकास के साथ यूरोप में क्रांतिकारियों का युग शुरू हुआ। ठीक है, 19वीं शताब्दी में यूनान और स्वतंत्रता संग्राम भी राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित था। यूनान यूनान के क्या यूनान के मेरे प्यारे रसगुल्लों, एक मिनट, यूनान के एक मिनट चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
कि इसी प्रकार यहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद के माध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों को कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिसने वह उनका समर्थन क्या हुआ समर्थन खो बैठे। अतः में प्रसा के राजा का इंकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद की सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिनसे उदारवादियों और राष्ट्रवादियों का निराशा हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्रसा के सैनिकों का क्रांतिकारियों का कुचलन दिया, मतलब कि क्रांतिकारियों को कुचल दिया। ठीक है, जिससे जिससे क्या हुआ, वह संसद में भंग हो गई। ठीक है, 1848 ईस्वी की क्रांति का दमन कर दिया। इसके साथ ही जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का विराम लग गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अच्छी तरीके से। आगे हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय संघर्षों क्या है, राष्ट्रीय संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो उदारवादी आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को राजनीतिक अधिकार, ठीक है, क्या हुआ, राजनीतिक अधिकार अधिकार प्रदान करने का मुद्दा एक विवादित विषय के रूप में प्रकट हुआ। महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में बड़ी संख्या से भाग लिया। महिलाओं का अपना राष्ट्रीय संगठन स्थापित हो चुका था। स्थापित हो चुका था। महिलाओं समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में महिलाओं की एक सक्रिय भूमिका थी। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो राजनीतिक अधिकारों से वंचित था। ठीक है, वंचित था। उन्हें क्या हुआ, इन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकारों के ध्यान से देखिएगा वंचित रखा था। सेंट पॉल चर्च में जब फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं के केवल प्रेक्षकों को क्या हुआ, हैसियत ठीक है, हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने की अनुमति दी थी। यह महिलाओं की सबसे बड़ी क्या थी, पहली बड़ी विजय थी। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, टिप्पणी आपकी क्या हुई, कंप्लीट हो गई। टिप्पणी क्या हुई, कंप्लीट हो गए। 7 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या टॉपिक है, कैसे टॉपिक है। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 1 आपका हो गया, प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है मेरे प्यारे बच्चों कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ठीक है, किसने क्या कदम उठाए, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों कि उत्तर है इसका सन 1789 ईस्वी में घटित फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद का प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों को सामूहिक पहचान की संभावना बलवती हो सकती थी। ये कदम इस प्रकार थे। पहला, कि प्रतिभूमि और नागरिक जैसे विचारों के एक संयुक्त, ठीक है, समुदायों के विचार पर जोर दिया, जिसे वह संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त करते थे। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा हमारा है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा हमारा है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिससे सबसे पहले राष्ट्रध्वज की जगह ली। क्या
जो सबसे पहले क्या हुआ, राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टेट इंस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है चौथा देखते हैं। उसके बाद हमारा क्या है चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा हमारा है कि स्थितियां नई स्तुतियों रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिनसे अपने भू भाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए बनाए। ठीक है, उसके बाद क्या है छठा, उसके बाद है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गए। उसके बाद सातवां क्या है, तौलने और नापने के लिए एक सतह की व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, उसके बाद क्या है आठवां है बोलियों के स्थान पर पेरिस की फ्रेंच भाषा ही राष्ट्र भाषा के रूप में स्थापित हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन थ्री को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। क्वेश्चन थ्री है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थे जिसकी तरह उन्हें चित्रित किया गया, उनका क्या महत्व था। जो उनका चित्र है वो भी यहीं पर आपको क्या होगा देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। उसके बाद उत्तर में दिया गया है फ्रांस की क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को क्या हुआ प्रकट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों नई प्रतीक का आश्रय किया। इन चित्रकारों ने मारियान जैसे जर्मेनिया प्रमुख थे। इन दोनों की छवि राष्ट्र रूपक की बन गई। ठीक है, चलिए यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये चित्र कुछ इस तरह से है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, छोड़िए, चित्र को छोड़ दीजिए। उसके बाद हमारा क्या है, वो जो चित्र वहां पर होगा एग्जाम में बनाया आएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। मरियान 19वीं शताब्दी में नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने किया। मरियान एक लोकप्रिय ईसाई नाम है अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। उनसे चिन्ह भी उनके उनके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी तिरंगा और कलगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, उसको क्या करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्या करते हैं उसको देखते हैं कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त का पता लगाएंगे। ठीक है, पता लगाइए। तो उत्तर में क्या है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। आप लोग बच्चों लाइक नहीं किए हो अभी तक, आप लोग अभी तक ना लाइक किए हो ना अभी तक शेयर किए हो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर देखते हैं। पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। उसके बाद दूसरा हमारा है संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि की तैयार की जाने लगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा है जर्मन में 1848 ईस्वी में पहले राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। राष्ट्रीय की भावना मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों से में बहुत अधिक था। ठीक है, चौथा हमारा है 1848 ईस्वी की में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने में प्रयास किया गया था। उसके बाद हमारा पांचवा क्या कह रहा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते भी हैं।
उसका हमारा जो पांचवा हमारा है, राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राजशाही और फौजी ता क्या ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या है, उनका प्रसा के बड़े भू स्वा स्वामियों ने भी समर्थन किया। सातवां क्या है, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसे एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद क्या है, आठवां हमारा है, प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिससे प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद की। ठीक है, उसके बाद सातवां क्या है, 7 वर्ष में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से प्रसा तीन युद्धों में प्रसा की जीत हुई। इस तरह जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 10वां हमारा है, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वह वर्साय में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 11वां क्या है, जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वैन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्षीय के महल के बेहद झंडे ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिर्स मिर्स ठीक है, मिरर्स में हुई। इस सभा में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन का साम्राज्य की घोषणा की। ठीक है, घोषणा की। उसके बाद हमारा जो 12वां है, उसके बाद हमारा 12वां कौन सा है, 12वां, इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। ठीक है, और उसके बाद मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसी प्रक्रिया में प्रसा राज्य एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा पांचवा है, पांचवा को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं अच्छे से। पांचवा हमारा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, पांचवा हमारा क्या है, देखते हैं। पांचवा हमारा है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासक व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। ठीक है, नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, आगे देखते हैं। उत्तर में हम लोग देखेंगे इसको। उत्तर में हम लोग देखेंगे कि प्रथम कौशल के रूप में नेपोलियन ने फ्रांस में अधिक सुधार किए। फ्रांस की क्रांति का उपरांत पुरानी सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक व्यवस्था संपन्न हो गई थी, अतः नेपोलियन ने अपने शासक वाले क्षेत्रों में सुधार के उद्देश्य से निम्नलिखित परिवर्तन किए। पहला क्या है, सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए उच्च व निम्न वर्ग के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अंतर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या है, तीसरा, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। चौथा क्या है, आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद पांचवा मेरे बच्चों क्या है, पांचवा है, उनसे दंड विधान को कठोर बनाया तथा जूरी प्रथा का मुद्रित पत्रों को पुनः आरंभ किया। छठा क्या है, शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान और गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। सातवां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सातवां है कि कैथोलिक धर्म की राज्य धर्म बनाया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आठवां क्या है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता के जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे, उनसे कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया। ठीक है, यहां तक भी आपको क्या हुआ, समझ में आया। उसके बाद हमारा नौवां क्या है, समान
एक प्रणाली लागू की गई, प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग शेयर कर दीजिए, और आप लोग मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो है इम्पोर्टेंट जो सारी मटेरियल है आप लोगों को अच्छी तरीके से मिलते रहे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 9वां देखते हैं। 10वां देखते हैं, क्या हुआ, 9वां हो गए। 10वां देखते हैं। 10वां क्या है? डच क्या डच गणतंत्र क्या स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी ने नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। 11वां क्या है? सा क्या समन्वय व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व के क्या भूदास भूदासत्व के जागीरदारी जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार नेपोलियन के सुधारों के किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों, ठीक है, उद्योगपतियों स्वतंत्रता प्राप्त का एक उत्सव मनाया। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, उसके बाद जो हमारा है ये अति था, ये जो अति लघु थी, अति, एक मिनट, अति, क्या हुआ? एक मिनट, क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों, अति मतलब लघु, लघु उत्तरीय, क्या हुआ? लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या हुआ? आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब आपके कौन से प्रश्न आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों? अब आपके आ गए हैं दीर्घ 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 उत्तरीय प्रश्न। क्या? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे हमारा है, आगे हमारा क्या है? एक मिनट, कलर देखते हैं, ब्लू कहाँ पर है? ये रहा, ये डार्क कर लेते हैं, इतना रखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं उदारवादी, क्या उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया। ठीक है। उसके बाद क्या अर्थ लगाया जाता है? उसके बाद उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं क्या सामाजिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। तो यहाँ तक आपका क्या हुआ? ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्या था? क्वेश्चन था। आंसर में हम लोग उत्तर में देखेंगे कि उत्तर में हम लोग देखेंगे कि उदारवादियों द्वारा संपादित 1848 ईस्वी की क्रांति यथार्थ में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भुखमरी तथा गरीबी का परिवेशक क्या परिवेश था। ठीक है। उसके बाद इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का अत्यधिक योगदान था। फलस्वरूप सभी देशों में अनेक परिवर्तन घटित हुए। उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ था राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना। उदारवादियों द्वारा उस काल खंड में स्थापित प्रमुख राजनीतिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का विवरण इस प्रकार है। परिवर्तनों का विवरण इस प्रकार है। ठीक है। पहला, राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्रों में क्या परिवर्तन। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, उदारवादियों ने ऐसे राष्ट्र राज्यों का निर्माण की मांग पर जोर दिया जो संविधान प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। दूसरा क्या है?
दूसरा है महिलाओं और राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। उसके बाद राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों स्थापना की गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित उन प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभाओं सभाओं के निर्माण के प्रयास आरंभ हुए। पांचवा क्या है? जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ? आपका सब क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे क्या है? सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन। ठीक है, पहला क्या है? कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। उसके बाद दूसरा क्या है? महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिए जाने लगा तथा उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी महत्व सम्मान की दृष्टि को देखा जाने लगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन। हम लोग क्या करेंगे? आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन देखेंगे। पहला क्या है? बाजारों की मुक्ति, चीजों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ा ताकि व्यापारिक उन्नति के मार्ग खुले। ठीक है, उन्नति के मार्ग खुले। उसके बाद दूसरा क्या है? मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। ठीक है, तीसरा क्या है? भू भूदास्ता और बंधुआ मजदूरी का अंत किया। आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितना आप लोग लाइक शेयर करेंगे उतना हम लोग क्या करेंगे? मन से पढ़ाएंगे। ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे? मन से तो पढ़ाते ही हैं, मतलब हाँ लगेगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोग समझते हैं और क्या करते हैं? शेयर भी करते हैं वीडियो को। उसके बाद प्रश्न 2 हमारा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। पहला हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि योगदान के दर्शन। ठीक है, यूरोप यूरोप में राष्ट्रवाद विकास के संस्कृत के योगदान। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में परिस्थितियों को जैसे कि युद्ध। ठीक है, जैसे कि युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि जितना योगदान रहा है उतना ही योगदान संस्कृति का भी है। कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों आदि ने राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास किया। इनसे मतलब इनके अनेक उदाहरण हमें फ्रांस, इटली, यूनान, जर्मनी में देखने को मिले। इन तीनों प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? देखते हैं। पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रेडरिक फ्रेडरिक सारियों का यूटोपिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है, पहला हमारा ये हो गया फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियों। ठीक है, सारियों ने, यहां से ध्यान से देखिएगा, ने सन 1848 ईस्वी में 4 चित्रों का एक श्रृंखला सृजन किया। इन चित्रों के द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। सरयू के कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की स्थापना की गई। इस चित्र में सभी वर्ग के एवं सभी उम्र के स्त्री पुरुष, ठीक है, स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। सभी के हाथ में मसाला और मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। राष्ट्र और स्वरूप, क्या राष्ट्र जो समूह में बांटे हुए हैं उन्हें राष्ट्रीय पोशाक, तिरंगे, झंडे, भाषा और राष्ट्रगान के द्वारा एक राष्ट्र राज्य का रूप दिया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता के विकास में सरयू की
यूटोपिया ने प्रेरणा का काम किया। उसके बाद दूसरा क्या है मेरे प्यारे स्कूलों, ध्यान से देखते हैं। कार्ल कैस्पर फ्रीटज का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रीटज ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया है। इस चित्र की पृष्ठभूमि में फ्रांसीसी सेनाओं को जो जोए ब्रेकन राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को को दमक दमनकारी के रूप में रेखांकित किया गया है। इनमें किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। जो कुछ युवा हैं वो महिलाओं को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। वही एक किसान को घुटने टेकने पर विवश किया जा रहा है। इस चित्र के बीच में चित्रकार ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण को दर्शाया है। ठीक है, इस वृक्ष पर एक तख्ती लगी हुई है जिस पर जर्मन में लिखा हुआ है, हमसे आजादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्य है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। तीसरा हमारा क्या है, यूजीन क्रोवा की द मैसेकर एट क्रियास। फ्रांसीसी, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्कूलों, फ्रांसीसी चित्रकार, ठीक है, डेलाकोआ और तत्कालीन फ्रांस के महत्वपूर्ण रूमासी चित्रकारों में शामिल हैं। द मसेकर एट फ्रेआंस नामक यह विशाल चित्र एक घटना को चित्रित आगे देखते हैं, चित्रित करता है, जिसमें क्रेआस द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। ठीक है, देला क्रोआ ने अपने चित्र के द्वारा महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटख रंगों का प्रयोग करके देखने वाले की भावनाओं उभार करके यूनियों के लिए महानुभूति जागने की कोशिश की। इस प्रकार राष्ट्रवाद का विकास करने में संस्कृति और भूमिका निभाई। काला काव्य, कहानियों, कथाओं और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं के निर्माण और विकास का दिशा में सहयोग दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है प्रश्न 3। आगे हमारा है, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। उत्तर में लिखना है 19वीं शताब्दी के लगभग समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इनमें बेल्जियम एवं पोलैंड भी ऐसे ही देश थे। नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी के बाद विनय संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया है। इन मनमानेपन का आधार यूरोपीय सरकारों को यह रूढ़िवादी विचारधारा की थी। राज्य के समाज की स्थापना पारंपरिक संस्थाएं यथा राजतंत्र चर्च सामाजिक रूप से उच्च व निम्न वर्ग के परिवार बहने लगे।
मतलब क्या हुआ इसमें, वर्ग के परिवार बने रहने चाहिए, ठीक है, बने रहने चाहिए। बेल्जियम, बेल्जियम क्या होता है, उसके बाद बेल्जियम के आगे देखते हैं। बेल्जियम, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम व पोलैंड ने इस रूढ़िवादी विचारधारा का विरोध किया। इन देशों इन दोनों देशों स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र, क्या राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इन देशों का विकास इस प्रकार हुआ, कैसे हुआ पहले देखते हैं। पहला क्या है, पोलैंड विनया संधि द्वारा क्या हुआ, देखते हैं। संधि द्वारा ही पोलैंड को दो भागों में बांटा गया, और इसका बड़ा भाग क्या हुआ, और इसका बड़ा भाग रूस को ईमान, क्या इनाम, इनाम के तौर पर दे दिया गया। परंतु जब वहां के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1848 ईस्वी में पोलैंड और क्या वर्षा, क्या वारसा में क्रांति आरंभ हुई। इसे रूसी सेनाओं और कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसने जिसमें उन्हें सफलता मिली। क्या हुआ, जिसमें उन्हें सफलता मिली। दूसरा क्या हुआ, दूसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बेल्जियम विनया कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हारलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहां वहां हालैंड में प्रोटेस्टेंट, हालैंड का शासक भी हालैंड वासियों के बेल्जियम वासियों के से श्रेष्ठ मानता था। अतः इस श्रेष्ठता को नाए क्या बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने का राजाज्ञा, क्या हुआ, राजाज्ञा, राजाज्ञा मतलब कि दे, मतलब कि आज्ञा दी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों को साथ में लेके चलिए, ठीक है। तो क्या हुआ, राजाज्ञा, क्या हुआ, शिक्षा देने की राजाज्ञा, ठीक है, जारी की, क्या हुआ, जारी की, क्या हुआ, राजाज्ञा जारी की। इनका बेल्जियम वासियों में कड़ा विरोध किया। इनमें इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया, जिस कारण हालैंड को बेल्जियम को 1830 ईस्वी में स्वतंत्र करना पड़ा। बाद में यहाँ यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर पांचवा है उसको क्या करते हैं हम लोग, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, एक मिनट बड़ा हो गया थोड़ा, राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, में किस प्रकार भिन्न था, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ, आपको समझ में आया, समझ में आया ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। चलिए उत्तर देखते हैं। ब्रिटेन, क्या ब्रिटेन राष्ट्र का विकास किसी क्या रक्त रजिक, क्या रक्त रंजित क्रांति का नहीं, बल्कि लंबी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ था। इस प्रक्रिया को प्रायः हम रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। अतः ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप से अलग था, जिसके निम्नलिखित अनेक कारण थे। पहला क्या है, 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था, जबकि ब्रिटिश रूप क्या ब्रिटिश द्वीप में अंग्रेज वेल्स, क्या स्कॉट का आयरिश पहचान वाले मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या पहचान वाले न नर जातियां, मतलब न जाति समूह रहते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति व राजनीतिक परंपराएं थी, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा आज देखते हैं।
इनमें अंगला राष्ट्र में अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता का बल पर अन्य द्वीप समूह के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना आरंभ किया। तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1818 मतलब 1688 ईस्वी के एक लंबे संघर्ष का माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति आंग्ला संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण किया गया जिसका केंद्र क्या था, इंग्लैंड था। चौथा हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा को हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं। चौथा हमारा है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रमुख स्थापित हो गया। पांचवा हमारा है स्कॉटलैंड में ब्रितानी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की संस्कृत व राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया गया, जिससे स्कॉटिश हाईलैंडर्स के वासियों को उनकी गैलिक भाषा बोलने की राष्ट्रीय पोशाक पहनने को रोका गया। इसी कारण मजबूत होकर लोगों को अपना देश छोड़कर अन्य जगहों पर जाना पड़ा। ठीक है, अन्य जगहों पर क्या हुआ, जाना पड़ा। छठा हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अच्छे तरीके से। छठा हमारा है आयरलैंड में भी ऐसा किया गया और वहां पर अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद को हथियार बनाया। आयरलैंड में क्या हुआ, कैथोलियन पर प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक गुट थे। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टों की मदद करके कैथोलिकों को दबाया। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, जो पांचवा क्वेश्चन है कि बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रीयवादी, ठीक है एक मिनट, राष्ट्रवादी क्या पनपा, मतलब कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। चलिए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उत्तर है हमारा सन 1871 ईस्वी के बाद क्या बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, राष्ट्रवाद का क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, उदय हुआ। उसके बाद 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव के स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस तनाव के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला क्या था, इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इनमें आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया और उसके बाद मैसिडोनिया, क्रोएशिया, ब्रोसिनिया, हार्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। इनके निवासियों को स्लाव कहा जाता था। ये सभी तुर्कों से भिन्न थे। इन ईसाई प्रजातियों के मुसलमान तुर्क द्वारा क्या हुआ, शोषण से, ठीक है,